हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फोर्थ लेक्चर में मैंने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर बातचीत की थी। इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग एक टॉपिक डील करें कि हाउ टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन कैसे पता लगाते हैं। ये इस लेक्चर का मोटिव है और इसमें लगभग 4 मेथड हैं और उन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 5, experimental methods to determine order of reaction ये इस टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है, पूरे लेक्चर का एकमात्र टॉपिक ही है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं। पहला, फर्स्ट, इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड। ठीक है, दूसरा हाफ लाइफ मेथड, तीसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, ट्रायल मेथड। ठीक है, और लास्टली जो है ना, एक और मेथड हो जाएगा ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो टोटल इतने मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटली कैसे रेट डिटरमाइन करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आइए मैं पहले मेथड से शुरू करता हूं, इनिशियल रेट लॉ मेथड, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड। तो होगा क्या, दिया रहेगा ना, एक रिएक्शन है A प्लस B चेंजेस टू प्रोडक्ट, दिया रहेगा, इसके डेटा दिया गया है ना, एक्सपेरिमेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, concentration of B, initial concentrations and rate of reaction। क्या दिया रहेगा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका C2 है और रेट जो है R1 है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका रेट C3 है, इसका रेट C2 ही है, रेट R2 है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हो सकता है ना, पहले एक्सपेरिमेंट में इन दोनों को सेम कर दिया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन दोनों को सेम कर दिया, यानी ये C1 होगा और ये C4 कर दीजिए इसको। ठीक है, इस समय रेट R3 है। अब आपसे यही डेटा दिया रहेगा, बस महज ये नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस को एक नंबर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स होंगे और यहाँ पे रेट भी कुछ वैल्यू रखेगा। यही आपका क्वेश्चन हुआ करेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर एक एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्पीशी को कांस्टेंट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देते हैं, और किसी दो एक्सपेरिमेंट में किसी दूसरे स्पीशी को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने नहीं देते। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला पूछेगा कि व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑर्डर with respect to B, what is overall order of the reaction, पूछा जा सकता है what is the overall order of the reaction। ठीक है ना, और आखिरी चीज पूछ रहे थे what is the value of K, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। ये 5 तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करिए, इसका रेट तय कर लीजिए। क्या है ना, आपने माना कि रेट लॉ जो है वो ये है, रेट इज इक्वल टू K M टू द पावर ऑफ A टू द पावर ऑफ M एंड B टू द पावर ऑफ N, ये इसका रेट लॉ है। ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया, दिस इज अवर अजम्पशन। ठीक है, ये अजम्पशन है हमारा, हमने मान लिया कि रेट इतना है। अच्छा, अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से कह सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू रेट R1 इज इक्वल्स टू K
इंटू ये जो C1 है टू द पावर ऑफ m, C1 टू द पावर ऑफ m इंटू C2 टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट R2 इज इक्वल्स टू K C3 टू द पावर ऑफ m इंटू C2 टू द पावर ऑफ n, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, एक काम करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, मैं भी दिस अपॉन दैट कर दीजिए, R2 बाय R1। R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू, है ना, K कट जाएगा, C2 कट जाएगा, ये आ जाएगा C3 बाय C1 टू द पावर ऑफ m। अगर आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, अगर आप लॉग ले लेंगे तो लॉग R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू, आमतौर पे लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए क्योंकि वैल्यूज बड़ी ही सिंपल आती हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है तो आप लॉग ले सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं m की वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, m इज इक्वल्स टू लॉग R2 बाय R1 बाय लॉग C3 बाय C1 करके आप m की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लॉग लेने से बच रहा हूं, यहां से मुझे m पता चल जाएगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, आप 1 और 3 को उठा लीजिए। ठीक है, 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, 1 के लिए लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू, 1 के लिए लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू K C1 टू द पावर ऑफ m एंड C2 टू द पावर ऑफ n। और थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लिख सकते हैं R3 इज इक्वल्स टू K C1 टू द पावर ऑफ m इंटू C4 टू द पावर ऑफ n। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, R3 बाय R1 कर दीजिए, R3 बाय R1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, C4 बाय C2 टू द पावर ऑफ n। ठीक है ना, यहां से आप n की वैल्यू पता लगा लेंगे। तो आपको दो चीजों का तो आंसर मिल गया। व्हाट इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, m की वैल्यू यहां रिपोर्ट कर दीजिएगा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b, n की वैल्यू रिपोर्ट कर दीजिएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आपको मिल गया, m प्लस n की वैल्यू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ भी मिल गया, क्योंकि रेट लॉ नहीं मिला, पहले k पता लगे हमें, तो k कैसे आएगा, तो आप k की वैल्यू देखिए, 3 वेरिएबल्स हैं m, n और k, जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, ये 3 वैल्यू पता लगाने के लिए ही 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट से आप 3 इक्वेशंस बना सकते हैं और वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि आपको m और n पता है, a b का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो आप k निकाल सकते हैं। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, है ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, किसी एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 आई कैन से R1 इज इक्वल्स टू K इंटू C1 टू द पावर ऑफ m इंटू C2 टू द पावर ऑफ n। मैं आपको बता दूं, R1 की वैल्यू आपको पता है, C1 C2 की वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, m और n की वैल्यू आपको नहीं, m और n की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली है, तो सिर्फ एक k की वैल्यू है जो आपको नहीं पता, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू R1 बाय C1 टू द पावर ऑफ m इंटू C2 टू द पावर ऑफ n। ऐसे आपको k की वैल्यू भी पता चल जाएगी, और k की अगर वैल्यू पता चल जाती है तो रेट लॉ भी पता चल जाएगा। आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k की जो भी वैल्यू है इंटू a का कॉन्सेंट्रेशन, m की वैल्यू पता है, इंटू b का कॉन्सेंट्रेशन, n की वैल्यू पता है। ठीक है ना, तो ये आपका तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये तो मैंने आपको जनरलाइज बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे एक्सपेरिमेंट करके आप रेट लॉ निकाल लेते हैं और ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इनिशियल रेट लॉ मेथड पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है A प्लस B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है 0.2, 0.1, 0.2, 0.1, B का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 0.1, 0.2, है ना। रेट का क्या एक्सप्रेशन है, रेट 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 m पर सेकेंड। ठीक है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 m पर सेकेंड, और 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 m पर सेकेंड। ठीक है, वही 5 चीजें आपको निकालनी है यहां पे भी। ठीक है, क्या कहा गया है यहां निकालने के लिए, यहां पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज पूछा है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर
विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के, एंड लास्टली पूछा है रेट लॉ, रेट लॉ, ठीक है। इतनी चीजें आपसे पूछी गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने सीखा था, है ना, उसी उसी एकदम बिल्कुल उसी तर्ज पे करना है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, उठाइए कोई दो ऐसा एक्सपेरिमेंट उठाइए जिसमें किसी एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन बदल ना रहा हो, है ना। फॉर इंस्टेंस मैं यहां कहना चाहता हूं सॉल्यूशन, क्या मान लीजिए पहले रेट इज इक्वल्स टू, ये फॉलो कर रहा है a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ n फॉलो किया जा रहा है, यही आपका रेट लॉ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उठाने पर b हमेशा कांस्टेंट है उसमें, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 उठा लीजिए। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k 0.1 टू द पावर ऑफ m इंटू 0.1 टू द पावर ऑफ n, ये 0.1 ले लिया, ठीक है। ऐसे यहां उठाइए रेट इज इक्वल्स टू k 0.2 टू द पावर ऑफ m इंटू 0.1 टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना, 0.1 टू द पावर ऑफ n, ऐसे लिखा मैंने। अब मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए रेट लिखा और इनके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, है ना, रेट इक्वेशन लिखा। आप इनको डिवाइड कीजिए, जैसे आप इनको डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 टू द पावर ऑफ m बचेगा, 1/2 टू द पावर ऑफ m। तो आप देख सकते हैं यहाँ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू जो निकल के आई 1 आ गई। तो मैंने एक क्वेश्चन का तो मुझे आंसर मिल गया कि व्हाट इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज 1, ठीक है, ऑर्डर a के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 ले लीजिए, क्योंकि इसमें अब की बार a जो है वो कांस्टेंट है और b बदल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं पहले के लिए कह सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू k 0.1 का पावर m इंटू 0.1 का पावर n, ऐसे लिखा। और थर्ड के लिए लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k 0.1 का पावर m इंटू 0.2 का पावर n। डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, आप पाएंगे ये आएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा सिर्फ 1/2 टू दी पावर ऑफ n। सो इट इज क्लियर दैट n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर जब 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे भी इसकी वैल्यू मिल गई, n बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी मिल गया, 3 आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे, है ना, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो ऑर्डर जो है वो 3 आ जाएगा। अब अगला चीज जो पूछा गया है वो क्या है कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कितना है, और है ना अल्टीमेटली जो फाइनली आपने रेट लॉ निकाला है वो क्या, उसका क्या एक्सप्रेशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। आप क्या करिए, अब की बार के निकालने के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, है ना, मैं इसको लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर ऑफ 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। देखिए B का कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त कितना है, 0.1 है, ठीक है ना। तो 0.1 विथ रेस्पेक्ट टू दी पावर ऑफ B का पावर कितना जाता है, 2, है ना, 2 लिखा मैंने, लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू k, एंड आई गेस दिस इज ऑल्सो 10 टू दी पावर ऑफ -3। तो k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो यहां पे k की वैल्यू 2 आ गई, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी 2 है। अब बात है रेट लॉ की, तो बड़े आसानी से आप रेट लॉ बता सकते हैं। देयरफॉर रेट लॉ विल बी रेट इज इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर ऑफ 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर ऑफ 2। ये आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने पहला जो मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड, उस पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इसलिए था क्योंकि इसमें सिर्फ जो है, ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए था क्योंकि इसमें सिर्फ A और B दो ही रिएक्टेंट मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी किया जाए जिसमें एक 3 रिएक्टेंट हो, A B C। उसको कैसे करते हैं, आइए अगला क्वेश्चन वही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि A + 5B +
6C चेंजेस इनटू प्रोडक्ट एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है ना। कई एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नॉट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C नॉट, ठीक है, और इनिशियल रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कॉन्सेंट्रेशन A का है 0.02, 0.02, 0.02, 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है 0.01, 0.02, 0.02, 1.04 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हो जाएगा ये 0.02, 0.04, 0.02, 4.16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में है 0.02, 0.02, 0.04 और 8.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको पता लगाना है फाइंड ऑर्डर A, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, B, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू C, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट K कितना होगा। तो ये 5 बातें आपको इस क्वेश्चन में है ना पता लगानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप मान लीजिए कि इसका रेट लॉ ये है, रेट इज इक्वल्स टू K, A का पावर M, A का पावर A, B का पावर B, C का पावर C है, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया कि रेट लॉ यही है आपका, रेट इज इक्वल टू K, A का पावर A, B का पावर B, C का पावर C हो जाता है। अब आप कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाइए। देखिए अगर आप पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट उठाते हैं 1 और 2, तो आप पाएंगे कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इनका बदल रहा है, तो आप A के पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं पहले लिख रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2। मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से कह सकता हूं, एक्सपेरिमेंट 1 से कह सकता हूं 2.08। इसके लिए मैं रेट लॉ लिख रहा हूं इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू K। A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, तो 0.02 टू द पावर ऑफ A इंटू 0.02 टू द, ये B का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.02 है, 0.02 टू द पावर ऑफ B एंड 0.02 टू द पावर ऑफ C। C का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के हिसाब से लिखा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के हिसाब से मैं अगर लिखूंगा तो लिखूंगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू K, 0.01 टू द पावर ऑफ A, 0.02 टू द पावर ऑफ B, 0.02 टू द पावर ऑफ C। एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टू द पावर ऑफ A आ जाएगा, यानी A की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैंने पता लगा लिया यहां पे A की वैल्यू 1 है, ठीक है, A की वैल्यू यहां पे 1 आ गई। अच्छा, ऐसे ही B की वैल्यू भी आप पता लगा सकते हैं। B की वैल्यू पता लगाने के लिए आपको चाहिए ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट को चूज करना जिसमें A ना बदले, C ना बदले और सिर्फ B बदले। ऐसा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 के बीच में हो रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 के बीच में A की वैल्यू नहीं बदल रही है, C की वैल्यू नहीं बदल रही है, लेकिन B की वैल्यू बदल रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 से मैं कह सकता हूं, एक्सपेरिमेंट 1 से क्या कह सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू Ka। A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 टू द पावर ऑफ A इंटू 0.02 टू द पावर ऑफ B, है ना, इंटू 0.02 टू द पावर ऑफ C। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लिखा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से क्या लिख सकता हूं, 4.16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू K इंटू 0.02 to the power of A, 0.04 to the power of B and 0.02 to the power of C, ठीक है ना। यहां पे A का 0.02, B का 0.04 और C का 0.02 रखा मैंने। इन दोनों को भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये 1 और ये 2 आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं 1/2
इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर ऑफ बी। तो यहां से भी सॉल्व करने पे साफ पता चलता है कि बी की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने बी भी निकाल लिया। तो मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू सी निकालना है। अब अगर आप सी का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स आपको पकड़ने होंगे जिसमें ए ना बदले, बी ना बदले, लेकिन सी बदल जाए, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 ऐसे दो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4 वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या, पहले एक्सपेरिमेंट से क्या कह सकते हैं, देखा जाए, पहले एक्सपेरिमेंट से कह सकते हैं 2 पॉइंट रेट जो है 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू के 0.02 टू द पावर ऑफ ए इंटू 0.02 टू द पावर ऑफ बी इंटू 0.02 टू द पावर ऑफ सी। यहां ए, बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आप देख रहे हैं 0.02, 0.02 और 0.02 है, जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है, बी का 0.02 है, लेकिन सी का कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का रेट कितना आ रहा है, 8.32, यही लिख रहा हूं, 8.32 इंटू 10 to the power of -3 is equals to k 0.02 to the power of a, 0.02 to the power of b and 0.04 to the power of c। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे है ना, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड करने का मतलब ये k कट जाना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, ये 1/2 बचेगा और ये 1/4 बच जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर ऑफ क्या t कह सकते हैं, यानी मैं कह सकता हूं 1/2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ c, तो c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू 2 आ रही है यहां पे। ठीक है, c जो है 2 निकल के आ जा रहा है। तो अब मुझे यह भी पता चल गया कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू c कितना है ना, है 2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है इन तीनों को जोड़कर आ जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि रेट कांस्टेंट निकालने की, तो बड़े आसानी से निकल सकता है। अगर आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए, आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आई कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, रेट कितना है 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू के 0.02 टू द पावर ऑफ ए इंटू 0.02, अच्छा ए की वैल्यू 1 है आपको मालूम है ना, इसकी वैल्यू 1 है और ये 0.02 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू के 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, या आप कह सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 का पावर 4, 1 1 और 2 4 हो गया, यानी आप कह सकते हैं 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू के 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 4 4 16, इसको 2 का पावर 4 ही रहने दीजिए, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। ठीक है, ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -5। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2.08 बाय 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। के इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 बाय 2 टू द पावर ऑफ 4। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यहां कर देते हैं और इसको 10 टू द पावर ऑफ 3 कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हाँ 104 52 26 13, यस, कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा। ये के की वैल्यू यहां पे आ गई 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। तो के की वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगी। और अगर कोई आपसे रेट लॉ पूछता है तो आप रेट लॉ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू के 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 concentration of A raised to the power of 1, concentration of B raised to the power of 1 and concentration of C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रेट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कैसे इनिशियल रेट लॉ मेथड लगाते हैं। अगला मेथड जो ऑर्डर डिटरमाइन करने में इस्तेमाल होता है उस मेथड को कहते हैं हाफ लाइफ मेथड। तो आइए हाफ लाइफ मेथड देखते हैं। हाफ लाइफ मेथड, आइए सीखते हैं क्या होता है हाफ लाइफ मेथड। अच्छा, आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है
उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power of n minus 1 by k into n minus 1 a naught to the power of n minus 1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं कि इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है कि हाफ लाइफ जो होता है किसी भी रिएक्शन का, वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के पावर n-1 के प्रोपोर्शनल होता है, जहां n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो है इतना हो जाता है वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाफ लाइफ का और ऑर्डर का सीधा सीधा कनेक्शन है, जो कि हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, हाँ, पर एक चीज की ध्यान रखना होगा कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जब भी क्वेश्चन में इनिशियल रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो इनिशियल रेट मेथड जो पहला था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ दिया हो तो हाफ लाइफ मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। एक काम करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। क्या, मान लीजिए आपने कई एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और हाफ लाइफ है, आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A01 रखा, उस समय हाफ लाइफ 1 निकल के आया। ठीक है, हाफ लाइफ 1 निकल के आया। ऐसे ही आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कह सकते हैं कि आपने जब कॉन्सेंट्रेशन A02 किया तो इसका हाफ लाइफ जो है हाफ लाइफ 2 निकल के आ गया। ठीक है, हाफ लाइफ 2 निकल आया। अब आप क्या कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, ये ऐसे ही रिएक्शंस के लिए मान्य होगा जिसमें ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट टाइप के रिएक्शंस हो। ठीक है, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, जहां पे ये 1 हो। ठीक है, 1 हो तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं इसमें क्या करना होगा आपको। ठीक है, इसका आपको करना क्या होगा, आप कहेंगे ये जो पहला हाफ लाइफ है वो पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेज टू द पावर ऑफ n-1 के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि फ्रॉम experiment 1 I can say half life of first K experiment is inversely proportional to 1 by A01 raised to the power of n-1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा दीजिए आपके यहां पे। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप क्या कह सकते हैं, हाफ लाइफ 2 इज इक्वल टू K A01 A02। सेकेंड हाफ लाइफ जो होगी, ये जो सेकेंड हाफ लाइफ है वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। यानी आप कह सकते हैं A02 टू द पावर ऑफ n-1। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इट भी इक्वेशन 1 है ये, और इसको भी इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी t हाफ 2 by t half 1 is equals to k gets cancelled out, आप क्या लिख सकते हैं, A02 by A01 लिख सकते हैं, है ना, A01 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर ऑफ n-1। ठीक है, याद रखिए ये 2 है और ये 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है। आमतौर पे जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये रेशियो और इस रेशियो का कुछ ना कुछ, या इस रेशियो का कुछ ना कुछ पावर या रेशियो होगा, तो एक मियर ऑब्जर्वेशन से आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ऑब्जर्वेशन से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तब उस केस में आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर लॉग लेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, लॉग t हाफ ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय t हाफ ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू लॉग A02 by A0, दिस इज लाइक ये 2 by 1 था ना, तो ये 1 by 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था हम लोगों से, तो ये आ जाएगा, है ना, ये 2 by 1 है, 2 by 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इधर 2 by 1 होगा तो इधर 1 by 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 by 2 रेज टू द पावर ऑफ n-1। ठीक है, n-1 बाहर आ जाएगा, पावर में कोई भी चीज लॉग समथिंग टू द पावर ऑफ समथिंग, तो ये पावर बाहर आ जाता है, यानी आप लिख सकते हैं लॉग हाफ लाइफ 1 बाय हाफ लाइफ 2 बाय हाफ लाइफ 1 एक्सपेरिमेंट 1 का इज इक्वल्स टू n-1
इंटू लॉग, ठीक है, A01 बाय A02 एक्सपेरिमेंट का ऐसे हो जाए। यानी आप लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल्स टू लॉग T12 2 बाय T12 बाय लॉग A01 बाय A02 लिख सकते हैं। और आप इस 1 को इधर ले आइए तो आपको ऑर्डर मिल जाए, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 प्लस लॉग T12 बाय T12 बाय T12 बाय लॉग A01 बाय A02 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इसी चीज पर एक क्वेश्चन करते हैं ना। आपको ये क्लियर हो गया होगा, हमने इस पूरी कैलकुलेशन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो निकाला है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला है, ये मान के निकाला है कि इस एक्सपेरिमेंट में इस रिएक्शन का जो रेट है वो इस फॉर्मेट में है, रेट इज इक्वल टू K A/N है। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ये मैंने मानकर इसको क्वेश्चन क्यों किया है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इससे हाफ लाइफ निकालते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है, और T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर -1 को के हम लोगों ने ये ऑर्डर निकाला है। मैं व्यूवर्स से ये कहूंगा कि ठीक है, आप अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग या IIT के स्टूडेंट हैं आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हमेशा इस चीज से आप हमेशा क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से इसको उठा सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है ना कि यहां मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि A चेंजेस टू प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A was not concentration, pressure, if the initial pressure of A was 350 millimeter of mercury, full stop. Total pressure reduced to half of its initial value, after 121 seconds, while if initial pressure is 275 millimeter of mercury, it reduces to half of its value after 196 seconds. Calculate the order of reaction. Calculate the order of reaction. तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से इसी फंडा पे बेस्ड है कि हाफ लाइफ और इनिशियल रेट या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर दिया हो तो चीजें कैसे की जाए। मैं आपको व्यूवर्स को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि किसी गैस के लिए इंटरचेंजेबल है, क्योंकि आप जानते हैं गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर आप इसको प्रेशर को लिख सकते हैं N/V इंटू RT। आपको पता है R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और आमतौर पे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते समय है ना, इस वक्त जब कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस में गैसेस के लिए है ना आप प्रेशर ना कॉन्सेंट्रेशन ना देके इनिशियल प्रेशर दे देता है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर बिल्कुल बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है।
जब इनिशियल प्रेशर 350 था तब हाफ लाइफ 121 था, यानी मैं लिख सकता हूं 121, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, 121 हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 350 टू द पावर ऑफ n-1, जहां मैं मान रहा हूं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो ये लॉ फॉलो कर रहा है, रेट इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n, ये फॉलो कर रहा है ना, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर ऑफ n, n जहां इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये मुझे पहले एक्सपेरिमेंट से पता चला, यहां पे जो दिया हुआ है ना, ये वैल्यूज दी गई है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहां एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल कर ले रहा हूं। अब अगला केस क्या है, जब प्रेशर 275 था तब हाफ लाइफ जो 196 था, यानी 196 इज इक्वल टू k अपॉन 275 टू द पावर ऑफ n-1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करिए, आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 121 बाय 196 इज इक्वल टू k, कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 275 बाय 350 टू द पावर ऑफ n-1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप, है ना, 25 11 और 25 कितना, 4 3 12 13 14 14 इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 121 बटा 196 इज इक्वल टू 11 बाई 14 टू द पावर ऑफ n-1, और 121 को क्या लिख सकते हैं, ये 11 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 11 बाई 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाई 14 टू द पावर ऑफ n-1। ठीक है, अब ये बेस दोनों का सेम हो गया, यानी आप ये जो एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं ये भी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि n-1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, यानी मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी हाफ लाइफ मेथड बताया आपको, उसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहां पे किया है, बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने ध्यान देने वाली बात है कि मैंने सिर्फ चीजों को कंपेयर करके ही आंसर निकाल लिया, से फॉर्म को मैंने इस्तेमाल यहां पर इतने बड़े फॉर्मूले को नहीं किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। आमतौर पर यहां पे कंपैरिजन करने से ही वैल्यूज निकल जाती हैं। तो निकालने के लिए मैंने अब तक दो मेथड की, रेट लॉ मेथड और दूसरा जो है हाफ लाइफ मेथड पे बातचीत की। आइए अब तीसरा मेथड देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कहते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये मेथड। हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन दिया हो। देखिए, मैं एक बात आपको समझा दूं कि जब समय दिया हो और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो तो इनिशियल रेट लॉ मेथड, जब भी हाफ लाइफ दिया हो और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, देखिए दोनों में इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, ठीक है, और रेट दिया हो तो इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, हाफ लाइफ दिया हो, हाफ लाइफ मेथड। लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, कभी भी कंसंट्रेशन दिया हो और उसके रेस्पेक्ट में टाइम दिया हो तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। मैं क्या कहना चाहता हूं मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट है, इसका डेटा आपको दिया गया है क्या, कि इस टाइम के साथ आपको कॉन्सेंट्रेशन इसके दिए गए हैं, टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, 0 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ए T1 है, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ए T2 है, डॉट 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 डॉट, और इनफाइनाइट समय बाद जो है ना, रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाता है, तो आप ए T2 है, और मान लीजिए ए T3 टाइम बाद ए T3 है, ऐसे दिया हुआ है। देखिए, 2 इक्वेशन से ही हो जाएगा, ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट से ही हो जाएगा, लेकिन अगर 4-5 एक्सपेरिमेंट इसलिए देते हैं ताकि वैल्यूज जो है इंसान 1 या 2 बार चेक कर सके। ठीक है, तो ये अगर दिया है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड इस्तेमाल करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड को इस्तेमाल करने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि भाई हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होना, तुक्का मारना।
अब वो तुक्का मारना पड़ेगा कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। कोई पूछ सकता है सर कितनी बार हम तुक्का मारेंगे? तो तुक्का मारने में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली 0, 1 या 2 ऑर्डर तक के ही रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, समय के साथ कॉन्सेंट्रेशंस निकाल लीजिए, और आपको अक्सर जो है अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर अक्सर आ जाता है। आमतौर पे आपके लेवल पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोर्स में है, तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही निकलता है, ठीक है। खैर, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन दिया है कि ए चेंजेस टू प्रोडक्ट है और समय के साथ सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा कि आप मान लेंगे, आप अज्यूम करेंगे, आप अज्यूम करेंगे कि अजम्पशन क्या हो जाएगा? अजम्पशन करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अजम्पशन इज दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो रेट कांस्टेंट आप निकालेंगे, हर बार वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, आप कहेंगे मैंने माना कि ऑर्डर जीरो है, ठीक है, अज्यूम किया कि ऑर्डर जीरो है। अब आप 2 बार इसका रेट कांस्टेंट निकालिए, जीरो ऑर्डर मान लिया, आई अज्यूम द ऑर्डर टू बी जीरो। पहला रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी होता है, ठीक है। तो ए नॉट तो ए नॉट है, माइनस ए टी वन अगर लेंगे तो यहां पे समय भी टी वन रखना होगा, इससे के की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां दूसरी बार करिए, पहले मैंने इन दोनों के बीच में किया और के निकाल लिया, अब की बार आप इन दोनों के बीच में कीजिए और के निकाल लीजिए, के आ जाएगा कितना, ए नॉट माइनस ए टी वन, ए टी टू बाई टी टू किया और ये वैल्यू निकाली। एक बार आप इनके और इसके बीच में कर लीजिए और के निकालिए, के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी थ्री बाई टी थ्री, ऐसे कर लिया, ए नॉट माइनस ए टी थ्री बाई टी थ्री कर लिया। इस तरह से रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अगर हर बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर एन की वैल्यू जीरो नहीं आती है, सॉरी एन की वैल्यू जीरो लेने पर सारे के सेम नहीं आते हैं, मेरी बात समझिएगा। अगर के की वैल्यू सारे सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तब आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, आप कहेंगे माना कि ऑर्डर अब 1 है। अगर ऑर्डर 1 है तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाकर के निकालिए। मैं पहला 2 एक्सपेरिमेंट में निकाल रहा हूं, इन दोनों में मैं क्या लिख सकता हूं, के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी वन लॉग ए नॉट बाय ए टी वन, ऐसे लिखा मैंने के निकाला पहले दोनों एक्सपेरिमेंट में। पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी निकालू, मैं क्या लिख सकता हूं, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी टू लॉग ए नॉट बाय ए टी टू, ठीक है, ए नॉट बाय ए टी टू आ गया ये, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने और रेट कांस्टेंट के निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरी बार निकाल लीजिए, है ना, इनके बीच में क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू, है ना, 2.303 बाई टी थ्री लॉग ए नॉट बाई ए टी थ्री निकाल लीजिए, ठीक है। आप पाएंगे कि अगर ये सारी वैल्यूज सेम आती हैं तब तो आप श्योर डिक्लेयर कर दीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं तो फिर आप कहेंगे फिर कि माना कि ये ऑर्डर क्या है, 2 है, और फिर इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वैल्यू ये आती है 1 बाई टी वन, 1 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए टी वन, ठीक है, ऐसे निकाला। फिर अगली बार के निकालते चले जाइए, अगर ये सारे के की वैल्यू सेम आती है तो सेकंड ऑर्डर है, तो फिर आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को चेक करेंगे। आप ये पूछ सकते हैं कि इस तरह से तुक्का मारते रहने का क्या, कब तक मारेंगे? तो आमतौर पर क्वेश्चंस में ना जीरो या फर्स्ट ऑर्डर आते आते आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आपको बहुत थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर पे, मैंने आज तक कभी सेकंड ऑर्डर तक पे क्वेश्चन नहीं देखे हैं। आमतौर पे क्वेश्चन देने वाला ये जानता है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया जा सकता है ना, इसलिए वो जानता है कि है ना कोई स्टूडेंट जो है पहले या दूसरे जीरो या फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन होगा तभी ये चीजें होंगी, ठीक है। बहुत लंबा नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला जानता है कि क्वेश्चन लंबा नहीं करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, ये तो आपने मेथड समझ लिया,
ठीक है, आपने विधि समझ ली कि कैसे चीजें करनी है, लेकिन बहुत अच्छा अगर आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को, तो सबसे अच्छी चीज है कि इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ अ गैस, ये बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन द प्रेशर ऑफ अ गैस decomposing at the surface of solid catalyst at the surface of solid catalyst has been measured at different times and result are given below, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ऐसा है, टाइम इन सेकेंड्स एंड प्रेशर इन पास्कल, ये दिया हुआ है एक टैबुलेटेड फॉर्म में वैल्यूज दी गई है ना। जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन था 4 इंटू 10 टू द प्रेशर था 4 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल। 100 मिनट्स बाद या 100 सेकेंड्स बाद प्रेशर जो है 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 पास्कल है। 200 मिनट सेकेंड्स बाद प्रेशर जो है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 पास्कल है। ठीक है, और 300 सेकेंड्स बाद प्रेशर कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 है। तो आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है ना, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप नीचे लिख सकते हैं कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने, अगर आप एक नए आदमी और आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहां समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन दिया है। जब भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट दिया होता है, इनिशियल रेट मेथड, जब भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ दिया होता है, हाफ लाइफ मेथड, और जब भी समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर दिया होता है, तो वहां पे आप हिट ट्रायल मेथड ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए माना कि ना ऑर्डर जो है सॉल्यूशन, माना कि ऑर्डर इस रिएक्शन का 0 है। आई अज्यूम द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू बी 0। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, के की वैल्यू मैं कम से कम 2 बार निकालूंगा, और अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती है तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अन्यथा, है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। 0 ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, ए नॉट माइनस एटी। यहां पे ये ए नॉट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल प्रेशर ये है। तो ए नॉट 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 80 कितना है, तो कितना टाइम पे आप कर रहे हैं। अगर 100 सेकेंड बाद कर रहे हैं तो आपका 80 की वैल्यू ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 बाय 100। ठीक है, 10, ये कितना आ गया 55। ठीक है, 5 निकल के आ गया एम पर सेकेंड, इसकी यूनिट यही हो जाएगी एम पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, ये तो फर्स्ट और ये 100 सेकेंड बाद के निकाला, आइए 200 सेकेंड बाद के निकालने की कोशिश करते हैं। के कितना आएगा, ए नॉट माइनस 80 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 बाय ए नॉट माइनस 80 बाय टी कितना है 200। ठीक है, 200 ले लिया, ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3 बाय 200 विच इज अगेन 5 एम पर सेकेंड। तो मैं साफ देख रहा हूं कि दो एक्सपेरिमेंट्स के बीच में चीजें निकालने पर, दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे निकालने पर भी के की वैल्यू सेम आ रही है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्डर इसका क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो एक बार और निकाल लीजिए। के की वैल्यू मैं 300 सेकंड्स पे निकालना चाहता हूं, इज इक्वल टू ए नॉट तो वही रहेगा 4 इंटू क्या
4 इंटू 10⁻³ ए नॉट हो जाएगा। अगर आप 300 सेकंड बाद निकाल रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -2.5 इंटू 10⁻³ बाय, है ना, 300 लिखेंगे आप इसे। ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ बाय 300, ठीक है। और ये चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा 1500/300। अगेन दिस इज 5 m/सेकेंड, ठीक है। तो आप साफ देख सकते हैं कि हर बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आप कंफर्म होकर ये कह सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आइए इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4, solution has been studied at 318 Kelvin, and the following results were obtained, क्या रिजल्ट मिला, टाइम इन मिनट्स दिया है ना, ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया है, ऐसे दिया हुआ है। जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन जो था वो 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ था, ठीक है। 10 सेकेंड्स बाद ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। 20 सेकेंड्स बाद, है ना, ये 4 इंटू 10⁻⁻⁵ हो गया। और 30 सेकेंड्स बाद, ठीक है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ये वैल्यूज दी गई है। तो ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिर वही बात, क्या हम अज्यूम करेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो माना कि ऑर्डर जीरो है ना, लेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी जीरो। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं कि K इज इक्वल्स टू ए नॉट ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 80 बाई टी कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है, 10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.4 माइनस 1.6 हो जाएगा 4.8 और इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 10, ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁵ आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यही चीज मैंने इन दोनों के बीच में कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट किया, K की वैल्यू आ गई, ठीक है। आइए अब जीरो टाइम और 20 सेकंड बाद कैलकुलेट करते हैं। तो K की वैल्यू क्या आएगी, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80, 20 सेकंड बाद 80 की वैल्यू है 0.4, है ना, इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 20। मैंने 4 इंटू 10⁻⁵ को 0.4 इंटू 10⁻⁴ ले लिया। ये चीज आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 20, ये आ जाएगा 10⁻⁵ और ये आ जाएगा 3, यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁵। तो बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। अब लेट अस अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, माना कि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। तो फिर से मैं K की वैल्यू 2 बार निकालने की कोशिश करूंगा और चेक करूंगा कि K की वैल्यू जो है ना, बराबर आ रही है कि नहीं। तो अगर मैं इसको लेता हूं K इज इक्वल्स टू, पहले 0 और 10 सेकंड बाद लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल्स टू 2.303
by 10 seconds log a naught by 80, a naught by 80 लिख सकता हूं मैं। तो क्या लिख सकता हूं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4 बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4। ये कट गया, ये 4 बचा, यानी ये आ जा रहा है 2.303 log 4 बाई 10, ये वैल्यू आई। ठीक है, एक बार इसी के को फिर से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब की बार 0 और 20 के बीच में। क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई 20 log a naught है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4 बाई 80 20 सेकंड बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी 10, 6.4 इंटू 10 इज 64, 16 4 जा 64, 16 आ जाएगा ये 16। तो k की वैल्यू लिख सकता हूं 2.303 बाई 20 log 16। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 बाई 20 log 16 को लिख सकता हूं log 4 का स्क्वायर, ये आ जाता है 2.303 बाई 20 इंटू 2 log 4। ठीक है, आप ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 बाई 10 log 4। तो देख सकता हूं 2.303 बाई 10 log 4 और 2.303 बाई 10 log 4, ये दोनों वैल्यूज जो है क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, और ये सेम आ जा रही हैं, और सिंस ये दोनों वैल्यूज सेम आ जा रही हैं, इससे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हां ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाते हैं। इस टॉपिक का मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 4 मेथड सिखाऊंगा, जिसमें से मैंने 3 आपको सिखा दिया, इनिशियल रेट लॉ मेथड और हाफ लाइफ मेथड और क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब लास्ट मेथड जो है वो कहलाता है ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो आइए सीखते हैं ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, तो ये मेथड भी है ना कुछ खास नहीं है, इजी ही है। आमतौर पे इस मेथड में क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है AA प्लस BB प्लस CC प्लस DD प्लस डॉट 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 चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ऐसा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसका रेट इक्वेशन ये है, रेट इज इक्वल टू K A का पावर X B का पावर Y है ना, C का पावर Z डॉट 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 डॉट, ऐसा। अब क्या करेंगे है ना, इस मेथड में ये रेट इक्वेशन आ गया। ठीक है, रेट ये एक लंबा चौड़ा सा रेट इक्वेशन है। तो आप क्या करते हैं इस मेथड में कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को आइसोलेट कर लेते हैं रेट इक्वेशन में। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझिएगा। केस फर्स्ट, पहला केस क्या करेंगे, ए को छोड़ के सबका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लीजिए, ए नहीं बी सी डी डॉट डॉट जितने भी लोग हैं उनको एक्सेस में ले लीजिए। तो अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लेंगे तो रिएक्शन होने पर भी उसके कंसंट्रेशन में बहुत चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसका कंसंट्रेशन हाई ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो ये चीज का कंसंट्रेशन रिएक्शन होने के बावजूद बहुत चेंज नहीं करेगा। नहीं चेंज करेगा तो इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट रिएक्शन के दौरान क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। और अगर कांस्टेंट बनी रहेगी, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी है ना, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहेगा, तो आपका जो ये रेट इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई इंटू सी का पावर जेड डॉट 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 है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बिकम अ न्यू कांस्टेंट। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस, ये लगभग कांस्टेंट है, इंटू कांस्टेंट इज न्यू कांस्टेंट, तो K1 कह रहा हूं, ए का पावर एक्स, ये आ गया। अब आप इस जो इक्वेशन आ गया है ना, जिसमें इसको कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट कह दिया गया है, अब आप क्या करिए, अब आप 2 बार एक्सपेरिमेंट करिए। मतलब क्या, मैंने कहा अगर आपका एक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन है जिसमें कई सारे रिएक्टेंट टर्म है, तो बहुत सारे लोग को एक्सेस में ले लीजिए ताकि वो रिएक्शन का रेट अब एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने लगे। अब करना क्या है, 2 एक्सपेरिमेंट करिए,
इन सबको एक्सेस में लेते हुए दो एक्सपेरिमेंट करिए। पहला एक्सपेरिमेंट करिए जब कॉन्सेंट्रेशन A1 है, तो ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा आ जाएगा R1 इज इक्वल टू K1 A1 इंटू एक्स। और एक बार इन सबको एक्सेस रखते हुए किसी A2 कॉन्सेंट्रेशन पर क्वेश्चन कीजिए, तब रेट R2 हो जाएगा इज इक्वल टू K2 इंटू X2। दोनों को डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू, ये K1 हो जाएगा, सॉरी रेट कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, K1 K1 कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं A2 बाई A1 टू द पावर ऑफ X। यहां से आप कंपेयर करके X की वैल्यू निकाल सकते हैं, X आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, तो आपने एक X निकाल लिया, X निकाल लिया। अब आप क्या करिए, कुछ ऐसा करिए कि Y आ जाए, यानी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। अब अगला केस लेंगे, अगला एक्सपेरिमेंट क्या होगा, केस सेकेंड, जहां पे A B को नहीं, क्योंकि मुझे इस बार B का कोफिशिएंट पावर निकालना है, तो B को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशंस को मैं एक्सेस में ले लूंगा। यानी मैं A का कॉन्सेंट्रेशन, C का कॉन्सेंट्रेशन, D का कॉन्सेंट्रेशन इत्यादि इत्यादि जो भी है उसको मैंने एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया, ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान लगभग क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। अब चूंकि एक A नहीं बदल रहा, C नहीं बदल रहा, D नहीं बदल रहा, तो सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट। तो अब इस केस में रेट इक्वेशन जो है वो आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू कुछ K2 इंटू B का पावर Y। ठीक है, मैंने B का पावर Y इसलिए क्योंकि जो रेट इक्वेशन था उसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, सिर्फ ये वेरिएबल रह गया, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, और सिर्फ ये टर्म आपका बच जाएगा। अब आप दो एक्सपेरिमेंट करिए, एक B1 कॉन्सेंट्रेशन पे तब जब ये सब एक्सेस में हो, तब रेट आ जाएगा R1 इज इक्वल टू K2 इंटू Y। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट करिए जब कॉन्सेंट्रेशन B2 हो, तब रेट R2 हो जाएगा इज इक्वल टू K2 इंटू Y। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा R2 बाय R1 इज इक्वल टू, ये K2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा B2 बाय B1 टू द पावर ऑफ Y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं Y। आप यहां से Y की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ऐसे ही केस थर्ड में आप, है ना, आप ध्यान दे रहे हैं, पहले केस में मैंने A को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, A को आइसोलेट कर दिया। सेकेंड केस में मैंने B को आइसोलेट कर दिया। थर्ड केस में मैं क्या करूंगा, A को, B को और किसको, D को और सारे लोगों को एक्सेस में ले लूंगा। तब उस केस में जो रेट इक्वेशन है वो C पर डिपेंड करने लग जाएगा, C टू दी पावर ऑफ Z। फिर वही एक्सपेरिमेंट करके मैं Z की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इस तरह से एक एक करके एक एक चीजों को आइसोलेट करना और फिर उसके, है ना, पावर्स का कैलकुलेशन करना, ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में, है ना, बस इतना ही। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने पता लगाया कि कैसे रेट लॉ को कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कि कैसे रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन करते हैं, K का। ठीक है ना, जिस टॉपिक को हम लोग कहेंगे हाउ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।